अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ये हम पूरा का पूरा जो हम चंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास दो बुक्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास कुमाऊँ का इतिहास जो बद्रीदत्त पांडे जी है उनकी बुक है, और एक आपका ये बुक है आपका डॉक्टर अजय सिंह रावत उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ये बुक है। इन दो बुकों से ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर आप लोगों को उत्तराखंड में जो आने वाली सरकारी नौकरियाँ हैं, ठीक है, UKSSC हो, UKPSC हो, ये जो भी आपकी सरकारी नौकरियाँ हैं उसके लिए हम आपको यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। उसके लिए आप हमारा जो ऐप है वेदश्री लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, आज से हम यहाँ पर आप लोगों के लिए उत्तराखंड हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको वीकली 2 लेक्चर्स मिलेंगे। आज हम जो शुरुआत करेंगे, आज हम पढ़ेंगे आपका कहाँ से, हम पढ़ेंगे आपका चंद वंश से, ठीक है। हम उत्तराखंड का जो मध्यकाल वाला पार्ट है, मध्यकाल में हम चंद वंश से शुरू करेंगे। लेकिन चंद वंश के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं हल्का सा थोड़ा सा आपको जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड के इतिहास का आपको ओवरव्यू दे दूं, ताकि आपको चंद वंश के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाए। आपके एक जो क्लियर पिक्चर है चंद वंश की ना, वो चंद वंश की आपकी जो क्लियर पिक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास को हमने बेसिकली 3 भागों में बांटा है, ठीक है। एक प्राग ऐतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है, और एक आपका ऐतिहासिक काल है। इसके समय काल को हम कैसे आपका बांटते हैं, ये आपने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आपने देख लिया होगा, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। हमारे पास जो मृदभांड हैं, जो शैल चित्र हैं, ठीक है, जैसे आपका लाखो अडियार गुफा है, ठीक है, ये बहुत सारे हमने वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो नर कंकाल है वो आपका किस में आता है, वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। इसको भी हमने पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल में बांटा है, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ लेक्चर्स हमने पहले बनाए हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। यहाँ पर हमको जो थोड़ा सा साहित्य मिलना आपका शुरू हो जाता है, धर्म ग्रंथ वाले साहित्य हैं या अलग जो आपके यात्रा वृतांत हैं, ठीक है, वो सारा का सारा हमको जो है वो यहाँ पर आपका मिल जाता है किसमें, आद्य ऐतिहासिक वाले काल में। फिर हम चलते हैं हमारा जो है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो 600 BC से पहले, ठीक है ना, 600 BC के बाद, मतलब 600 BC से आज तक का जो समय है वो पूरा का पूरा किसमें आता है, वो आपका ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक आपका इतिहास है, ठीक है, वो 600 BC से लेके आज 2021 तक का जो आपका पूरा का पूरा है वो ऐतिहासिक इतिहास में आपका आएगा। इसको फिर से हम अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में जैसे हमने पढ़ा हुआ है कौन सा, हमने सबसे पहले जो उत्तराखंड में वंश है वो आपका कुड़िंद वंश के बारे में पढ़ा है, फिर हमने शक के बारे में, फिर योद्धेय है, फिर नाग वंश है, फिर मौखेरी आते हैं, फिर हर्षवर्धन का काल आता है, फिर हर्षवर्धन के बाद आपका बहु अराजकता वाला जो पूरा काल है वो आता है, फिर आपका कार्तिकेयपुर राजवंश आता है, ठीक है। आपके कुड़िंद से लेके कहाँ तक पहुँच गए हम, कहाँ तक पहुँच गए, कार्तिकेयपुर तक पहुँच गए, ठीक है। तो जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है वो आपका किसमें आ गया, प्राचीन काल में आ जाता है। फिर मध्यकाल अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। मध्यकाल में आपका 2 जो हैं, कत्यूरी, जो आपका कत्यूरी का विघटन शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कार्तिकेयपुर से ही आपका आगे बन के आता है कत्यूरी के बाद उत्तराखंड में 2 मेन शाखाएं चलती हैं, एक कुमाऊं वाली और एक गढ़वाल वाली। कुमाऊं वाली में आपका चंद वंश आता है और गढ़वाल वाली में पवार वंश, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका आधुनिक काल है, ये जो दोनों हैं, चंद वंश हो चाहे पवार वंश हो, इन दोनों को आपको कौन हरा देते हैं, इनको गोरखा लोग हरा देते हैं। जो चंद वंश है 1790 में उनको हराया जाता है गोरखाओं के द्वारा, और पवार वंश के जो राजा हैं उनको 1804 के युद्ध में हराया जाता है। हालांकि दोबारा से वो फिर आपका जीत जाते हैं, किसकी सहायता से, ब्रिटिश की सहायता से, जो आपका पवार वंश वाले हैं, ठीक है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रिटिश शासन आ जाता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश शासन आया, फिर उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये हमको जानना है। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड का खुद का राज्य आंदोलन है, ठीक है, वो राज्य आंदोलन हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका अभी भी चल ही रहा है, जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने वाला है, वो सब है। लेकिन आज हम जो फोकस करेंगे, हम केवल इस मध्यकाल वाले में फोकस करेंगे, ठीक है।
कौन सा, जो आपका मध्यकाल वाला पार्ट है। तो उत्तराखंड के अगर हम मध्यकाल के इतिहास के बारे में हम स्टूडेंट बात करेंगे तो उस समय आपका जो उत्तराखंड को पूरा जो इलाका है उसको एक सूत्र में बांधने वाला जो वंश है वो कौन सा वंश है, आपका कत्यूरी वंश। लेकिन जैसे जैसे आपका थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है फिर जो यहाँ पे आपका राजा ब्रह्मदेव आते हैं, ठीक है, इनके राजा आपके हैं, ठीक है, जो ब्रह्मदेव हैं उनके शासनकाल के टाइम तक जो आपका कत्यूरी राजवंश है ये उत्तराखंड में अलग अलग छोटे छोटे आपके टुकड़ों में बढ़ जाता है। जैसे आपका कुछ जगह जोटीमल आपके आ गए, फिर जो आपका है जो काली कुमाऊं वाला है, पछाऊ आपका जो है वो आपका क्षेत्र आ जाता है, फिर कुछ रजौर वाले हैं। तो इसी बीच में जब आपका कत्यूरियों का आपका पतन हो रहा होता है तो उसी समय जो आपका चंपावत वाला इलाका है, ठीक है, उस चंपावत वाले इलाके में यानी कुमाऊं वाले इलाके में आपका कौन सा है, वो आपका चंदवंश वाला पार्ट, वहां से चंदवंश शुरू होता है। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत इसकी जो चंदवंश की है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सामान्यतः जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो सोमचंद को माना जाता है। हालांकि एक दूसरा नाम और भी आपका आता है, थोरचंद नाम आता है, लेकिन इसके बारे में उतना आपका डिटेल में हम जो है कि क्या ये लोग कब आए, ठीक है, जो चंदवंश वाले हैं कहाँ से आए, इनकी स्थापना किसने की, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कितने राजा हुए, जैसे मैंने आपको जो चंदवंश के बारे में बताया तो इसका शुरुआत की डेट में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग इसको 700 मानते हैं, कुछ लोग इसको 935-900 के करीब मानते हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं वो 1018 शुरुआत इसकी मानते हैं। तो शुरुआत में तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान ना दें कि जो इसकी तारीख है वो तारीख पर हम ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोगों को रिसर्च नहीं करनी है, हमको उत्तराखंड के इतिहास में पीएचडी नहीं करनी है। पहली बात हमको समझना है कि हमारा ये पढ़ने का उद्देश्य क्या है। हमारा पढ़ने का उद्देश्य है कि हमको इस जो उत्तराखंड का इतिहास है इसमें ऐसे नंबर आए जो हमारा सरकारी नौकरी का एग्जाम है, चाहे वो समूह गौ का यानी यूके SSS का हो या आपका यूके PSC का हो, ठीक है, वहाँ पर आपके नंबर आने चाहिए। हमको रिसर्च नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं हमारी जो आपकी क्लासेज होती हैं वहाँ पर हमसे मतलब ये कहने लगे कि आर्ग्यू करने लगते हैं कि जी इसका सही समय काल बताओ। अरे इतिहासकार उसका सही समय काल नहीं बता पाए, सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। तो हमको वो बिल्कुल इस तरीके से वहाँ पर बहस के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 समय काल बताए, अलग अलग बताए, कोई 700 मानता है, कोई 900 के करीब मानता है, कोई 1018 के आसपास मानता है। ये इतिहासकार हैं, बड़े बड़े इतिहासकार हैं, लेकिन ये सब कॉमन किस चीज़ में है, ये कॉमन है 1790 में, कि मतलब जो चंदवंश खत्म होता है, चंदवंश खत्म कहाँ पे होता है, चंदवंश खत्म आपका 1790 में होता है। राजा सोमचंद से स्टार्ट होता है और महेंद्र चंद तक आपका क्या हो जाता है, ये जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ये हम पूरा का पूरा जो हम चंदवंश के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास कुमाऊं का इतिहास जो बद्रीदत्त पांडे जी है उनकी बुक है, और एक आपका ये बुक है आपका डॉक्टर अजय सिंह रावत उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ये बुक है। इन 2 बुकों से ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, और इन 2 बुकों में ही जो डेट्स के बारे में है वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कि कौन सी डेट क्या है। लेकिन हम जो प्रामाणिक अभी मानते हैं वो हम इसी बुक के हिसाब से चलेंगे। हालांकि मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें हम जो डेट हैं वो दोनों डेट आपको दे देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि किस किस इतिहासकार ने किस तरीके से बताया हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपका जो हिमालयन गैजेटियर है, ठीक है, एटकिंसन, उसके बारे में भी मैंने नेट से थोड़ा सा लिया है। फिर आपका जो शिव प्रसाद डबराल हैं उनके जो आपके कुछ नोट्स वगैरह जो उनकी बुक है, उनके बुक के भी जो कुछ नोट्स हैं वहाँ से ये लिया हुआ है। लेकिन मेन जो हम पढ़ेंगे वो आपका जो कुमाऊं का इतिहास है वो आपका बद्रीदत्त पांडे जी की बुक से ही हम पढ़ेंगे। तो इतना सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और जो चंदवंश है ये आपका लगभग 4 या 5 पार्ट में जाएगा। हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हम चंदवंश में जो एक तो राजाओं के काल से है, सोमचंद से लेकर महेंद्र चंद तक, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनका जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, राज शासन है, इनके कर कौन कौन से हैं, करों से आपका जो टैक्स है, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। इनकी जो आर्थिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए अब मैं ले जाना चाहूँगा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन वहाँ पर ले जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड के इतिहास में डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना चाहें,
या पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का जो उत्तराखंड का 40 नंबर का है, उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, जो भी कोर्स आपको पसंद आता हो उस कोर्स को आप वहां पर ले लेंगे। तो चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फॉर मोर ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड वेदाश्री लर्निंग ऐप। तो स्टूडेंट चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो चंद्रवंश का पहला लेक्चर है। ठीक है, आज इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो बात करेंगे इनके हम संस्थापक की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका जो मूल स्थान है वो ये लोग कहाँ से आए, कि यहीं के थे कि बाहर के थे। उसके बाद तीसरे हम बात करेंगे कि इनका जो आगमन वर्ष है, ठीक है, वो हम जानेंगे। लेकिन जो ये सारी चीजें हैं इनके जो हमको स्रोत मिलते हैं, ठीक है, वो स्रोत आपको जो चंद्रवंश के बारे में हम पढ़ते हैं तो चंद्रवंश के जो स्रोत हैं वो स्रोत हमको कौन कौन से मिलते हैं। तो जो चंपावत का आपका बालेश्वर मंदिर है, वहां पर क्रांचल देव का शिलालेख है 1223 का, वहां से हमारे इतिहासकारों ने चंद्रवंश के बारे में पता लगाया। फिर आपका जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, ठीक है, उसके वहां से भी हमको पता लगा, क्योंकि वहां से हमको पता लगा कि जो अशोक चल्ल है, अशोक चल्ल का यहाँ पर आपका 1191 में क्या था, आधिपत्य था, वो हमको पता लगा। उसके बाद हमको जो मझेड़ा में ताम्रपत्र मिला इतिहासकारों को, वहां से चंद्रवंश वंश शासकों से जो उनके संबंध थे उनके बारे में पता लगा। फिर जो आपका नेपाल का बास्ते आपका ताम्रपत्र है, वहां से जो मांडलिक राजाओं की सूची है उससे आपका चंद्रवंश के बारे में थोड़ा पता लगता है। फिर एक मूनाकोट का ताम्रपत्र है, वहां से आपका जो चंद्रवंश की कर प्रणाली है वो पता लगता है। फिर ये आपका जो मानोदय काव्य है उसमें आपका जो चंद्रवंश की पूरी वंशावली है, वो पूरी वंशावली आपकी जो है वो यहाँ पे मिलती है चंद्रवंश के बारे में मानोदय काव्य में। जो किसने लिखा है, भरत कवि ने लिखा है। तो हमारे जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने ये लिखा है, लेकिन मैं आपको अपना जो स्रोत है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारा जो स्रोत है वो आपका एक तो बद्रीदत्त पांडे जी की बुक है, ठीक है, दूसरी जो बुक है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की बुक है। ठीक है, ये जो दो बुक हैं इन्हीं बुकों से ये आपके नोट्स, ये लेक्चर यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकते हैं कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख किससे संबंधित है, ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है। तो ये आपको कुछ चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, तो इन सभी स्रोतों से जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने चंद्रवंश के बारे में बताया और जो उसके साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि चंद्रवंश का जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है, इससे पहले का जो काल है, ठीक है, जो काली कुमाऊं वाला है, इससे पहले के काल के बारे में हमारे पास कोई भी अभी तक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, कि इससे पहले वाले जो टाइम काल था, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जो हमें पता लगा वो कहाँ पे पता लगता है, वो हमको काली कुमाऊं वाले जो क्षेत्र है या वहां पे जो चंद्रवंश की जो आपकी स्थापना हुई, चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, वो आपका कहाँ पे है, जो काली कुमाऊं वाला जो इलाका है वो आपका चंपावत वाला इलाका, वहां पर हमको पता है। उसके बाद ये राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाती है, बाद में ये राजधानी आपका अल्मोड़ा शिफ्ट हो जाती है। पहले तो शुरुआत में केवल जो चंपावत का इलाका था, उसी चंपावत के इलाके में आपका चंद्रवंश था। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब पूरा जो कुमाऊं का हिस्सा है वहां पर पूरे चंद्रवंश का शासन हो जाता है और राजधानी आपकी कहाँ पे आती है, राजधानी आपकी अल्मोड़ा में आ जाती है। तो इस दो तरीके से हम पढ़ेंगे, अभी तो हम शुरुआत में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपका जो कत्यूरी राजवंश है, ठीक है, कत्यूरी राजवंश का आपका विघटन शुरू हो गया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में जब आपका शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, ठीक है, इसको भी आप ये कहानी भी थोड़ा सा याद रखेंगे। जो आपका 8वीं सदी में हमारे शंकराचार्य यहाँ पे आए थे, ठीक है, केदारनाथ में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग मठों की स्थापना की थी। तो उससे पहले यहाँ पर बौद्ध धर्म का आपका बोलबाला था। ठीक है, और उसके बाद शंकराचार्य आके यहाँ पर जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण करते हैं। लेकिन साथ में जो आपका यहाँ पे राजवंश चल रहा था वो कौन सा राजवंश था, वो आपका कत्यूरी राजवंश था। लेकिन इसमें आपका धीरे धीरे क्या होता रहा, धीरे धीरे इनका पतन होता रहा। तो जो कत्यूरी राजवंश है वो आपका क्या हो गया, अलग अलग जो शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाओं में आपका क्या हो गया, वो विघटित हो गया। जिसमें जैसे आपका काली कुमाऊं का इलाका है, पाली पछाऊ है, सूर शाखा है, अस्कोट के रजवाड़े हैं, बैजनाथ शाखा इनकी चल रही है, सिरा शाखा, ठीक है, ये जो सारी शाखाएं हैं इसमें से हमको यहाँ पर जानना है जो काली कुमाऊं वाला इलाका है, यानी जो चंपावत वाला इलाका है, यहाँ पर आपके उस समय एक राजा हुआ करते थे जो आपका ब्रह्मदेव हैं। ठीक है, जो अंतिम आपके कत्यूरी राजा यहाँ पर हैं वो आपका ब्रह्मदेव हैं। ठीक है, वहीं से आपका जो है जो चंद्रवंश की स्थापना वहीं पे होती है। तो अब कैसे होती है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले चंद्रवंश की स्थापना कैसे हुई या इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो हमारे जो आपके इतिहासकार हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दो इस तरीके से कॉलम बना के दिखाए हैं। तो जो अलग अलग इतिहासकार है उनका अलग अलग मानना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको भी बता दूंगा 1-2 मिनट के अंदर में कि जो आयोग है वो कौन सा सही मानता है। तो हमारे जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं, एटकिंसन है, वॉल्टन है। साथ में अब यहाँ पे देखिए आप क्या याद कर लीजिए, आप ये याद कर लीजिए जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे जी की बुक कौन सी है, आप में से कोई बताएगा? जी बिल्कुल, कुमाऊं का इतिहास। बद्रीदत्त पांडे जी ने कौन सी बुक लिखी है? बद्रीदत्त पांडे जी ने आपका कुमाऊं का इतिहास लिखी है। एटकिंसन जी ने क्या लिखी है? एटकिंसन ने आपका हिमालयन गैजेटियर लिखी है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, यहीं से आपके जो स्रोत हैं उत्तराखंड के बारे में मिलते हैं। तो हिमालयन गैजेटियर में लिखा है। वॉल्टन ने आपके क्या लिखे हैं? वॉल्टन ने आपका अल्मोड़ा गैजेटियर लिखा है, ठीक है, देहरादून गैजेटियर लिखा है, और उसके बाद इन्होंने आपका ब्रिटिश गढ़वाल गैजेटियर लिखा है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो गैजेटियर लिखे हैं, इनके अनुसार जो यहाँ पर चंद्रवंश का संस्थापक है वह कौन है? वो आपका सोमचंद है। कौन है? वह आपका सोमचंद है, ठीक है। आप इनके साथ में बुकों के नाम भी आप लिख लेंगे, तो नोट्स बनाते रहें आप साथ में, ठीक है। तो इन लोगों ने किसको माना है? इन लोगों ने सोमचंद को माना है। सोमचंद कौन थे, कहां से आए थे, ये अभी हम जानते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार जो चंद्रवंश के संस्थापक हैं वो आपके सोमचंद हैं। लेकिन आपके जो हर्षदेव जोशी हैं, या जो आपके फ्रेजर हैं, ठीक है, और या जो आपके फ्रांसिस हैमिल्टन है। फ्रेजर ने कौन सी बुक लिखी है? फ्रेजर ने आपका रिपोर्ट ऑन कुमाऊं, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये 1813 में बुक लिखी फ्रेजर ने। और जो फ्रांसिस हैमिल्टन है, इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने लिखी किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? किंगडम ऑफ नेपाल, जो इन्होंने बुक लिखी है उसके अनुसार। और जो हर्षदेव जोशी हैं, इन्होंने जो आपके दोनों हैं, हर्षदेव जोशी का ही आपका एग्जाम वहां पे जो रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो इन तीनों के अनुसार जो आपके थोहर चंद हैं, ठीक है, थोहर चंद को इन लोगों ने आपका क्या माना है? संस्थापक माना है। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च हुई तो जो थोहर चंद हैं ये आपका 23वीं पीढ़ी में आपके माने गए, ठीक है, सोमचंद के उसमें। तो ये आपका जो यहाँ पर है इसको थोड़ा आपका गलत माना जाता है। तो सही यहाँ पे आपको आंसर क्या याद करना है? सही आंसर आपको यहाँ पर सोमचंद याद करना है। आयोग ने भी आपका सोमचंद को ही आपका सही माना हुआ। तो बद्रीदत्त पांडे हैं, एटकिंसन है, वॉल्टन है, इन्होंने जो है सोमचंद को क्या माना है? सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है। अब जो ये सोमचंद हैं ये कहाँ के थे? ये आपके उत्तराखंड के मूल निवासी ही थे। जो आपका काली कुमाऊं चंपावत वाला इलाका है यहीं के आपके थे कि कहीं बाहर से आए हुए थे? तो इनके बारे में आपका स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम में जो आपको ऑप्शन लिख के आना है। तो हम जो कहानियां जानते हैं, तो ये जो कहानी है ये आपकी कन्नौज में होती है, ठीक है। तो जो सोमचंद हैं वो कन्नौज के जो राजा हैं उनके आपके क्या हैं? उनके भाई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय आपका जो कत्यूरी राजवंश है उसका आपका पतन काल चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अराजकता का इस टाइम पे टाइम था, ठीक है। जो भी बलशाली है वही अपना उस समय छोटे मोटे इलाके में आपका अधिकार जमा लेता था। तो और प्रजा बहुत परेशान थी। तो यहाँ के कुछ लोग कहाँ जाते हैं? पहली कहानी है, यहाँ के कुछ लोग आपका जाते हैं कन्नौज। कहाँ जाते हैं? वो आपका कन्नौज जाते हैं। कन्नौज के राजा से अनुनय विनय करते हैं कि आप हमारे यहाँ को संभालिए। तो जो कन्नौज के नरेश हैं वो अपने भाई को, उनका भाई कौन है? उनका भाई आपका सोमचंद है, ठीक है, अपने भाई को वो यहाँ भेज देते हैं। और जो इनका भाई है वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर हालात को संभाल लेते हैं। और यहाँ के जो राजा आपके थे, कौन से राजा? जो यहाँ के राजा आपके ब्रह्मदेव थे वो उनसे बहुत प्रसन्न है। तो वो अपनी पुत्री का जो विवाह है वो सोमचंद से करवा देते हैं। यहां से आपका फिर चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है। पहली कहानी तो ये है, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी है कि यही स्टोरी बिल्कुल यही है कि कन्नौज के जो नरेश है उनके भाई सोमचंद है, वो लोग यहाँ पर बद्री नारायण जो आपका है बद्रीनाथ, वहां की यात्रा करने आए। और बीच में आपका ब्रह्मदेव का इलाका पड़ा। तो ये ब्रह्मदेव ने इनकी डील डॉल को देख के, ये बहुत आपके हृष्ट पुष्ट थे, ठीक है, सुंदर थे दिखने में। और तो वहां वो ब्रह्मदेव इनके साथ, मतलब अपनी पुत्री के साथ सोमचंद का विवाह करवा देते हैं। चंपावत का जो थोड़ा सा इलाका है, लगभग 15 बीघा जो जमीन है वो इनको दे देते हैं। और थोड़ा सा तराई भाव जो भाबर वाला इलाका है वो भी यहाँ पे दहेज में दे देते हैं। उसके बाद से आपकी चंद्रवंश की स्थापना होती है। तीसरी जो कहानी है वो है कि इस समय जो आपका महमूद गजनवी है,
ठीक है। महमूद गजनवी ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया, तो वहां से जो ये कन्नौज के लोग हैं ये भाग के आपका इस साइड को आ गए, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसकी जो यहाँ पे शासन व्यवस्था थोड़ा सा खराब देखी है, उसके बाद यहाँ पे अपने सूझबूझ से, अपने कौशल से यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। उस वजह उसके बाद यहाँ पर आपका चंद्रवंश की स्थापना आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो तीन कहानियां थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इतिहासकार हैं, चाहे वो आपका बद्रीदत्त पांडे हो, चाहे एटकिंसन हो, चाहे वॉल्टन हो, चाहे डॉक्टर श्यामलाल हो, ये यह तो मानते हैं कि ये जो आपके चंद्रवंश के हैं ये आपके बाहरी लोग हैं। और ये कहाँ से आए थे? ये आपका झूसी से आए थे। कहाँ से आए थे? झूसी से। झूसी कहाँ पर है? झूसी आपका जो प्रयागराज इलाहाबाद था, इलाहाबाद है, वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा आपका इलाका है। तो जो आपका ये सोमचंद है ये कहाँ से आए? ये आपका झूसी से आए। तो एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या याद करना है? एग्जाम की दृष्टि से आपको झूसी याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? एक तो सोमचंद हमने बिल्कुल फिक्स कर लिया, जो संस्थापक है वो सोमचंद है। कहाँ से आए? वो आपका झूसी से आए, ये भी हमने फिक्स कर लिया है। कैसे कैसी स्टोरी है वो आप देख लेंगे, एग्जाम की दृष्टि से केवल आपको झूसी याद करना है। किस किसने बताया? बद्रीदत्त पांडे, एटकिंसन, वॉल्टन और श्यामलाल ने बताया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये इनकी स्थापना जो है, इनकी स्थापना कब आपकी होती है? ठीक है, तो इसके बारे में भी आपके अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, तो जो बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे जो अपनी बुक में लिखते हैं ये 700 सन के आसपास लिखते हैं। एटकिंसन जो हैं वो 953 लिखते हैं। और जो अजय सिंह रावत हैं वो आपका 1018 के आसपास लिखते हैं। और जो डॉक्टर श्यामलाल हैं वो आपका 1025 के आसपास लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये है बद्रीदत्त पांडे की, इनका थोड़ा सा आपका गलत माना जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर से लोग आए तो उससे पहले तो जो शंकराचार्य हैं जैसे वो आपका पहले यहाँ पे, उससे पहले बौद्ध धर्म का आपका बोलबाला था, उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया, तो उसके बाद ही वो लोग आएंगे जब बद्रीनारायण वगैरह की इनने स्थापना वगैरह की। तो ये थोड़ा सा समय काल कम माना जाता है। और जो अवनति का काल भी था वो भी 1000 के आसपास ही है। तो ये जो आपकी स्टोरीज मतलब जो आपकी ये हैं ये सही मानी जाती हैं 1020 से 1025 के बीच में। और आयोग इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसके लिए हमको इसको याद करना नहीं है। और जो बुक्स हैं वो बाद में हम जब देखेंगे, बाद वाले जो राजा हैं, ठीक है, वहां पर उनकी जो ये हैं जो समय काल है वो लगभग लगभग आपका भी सेम आने लगता है। यहाँ पे तो देखिए आप, लगभग 300 साल का अंतर है, 700 और कहाँ 1025। तो ये 300 सालों का अभी जो गैप है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो सारा जो अपना स्थापना, हमने तीन चीजें पढ़ ली। ठीक है, संस्थापक कौन थे, कहाँ से आपके आए थे, स्थापना वर्ष क्या था। ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली चलते हैं आपका सोमचंद के बारे में, जो कि यहाँ पर आपके पहले आपके क्या हैं, पहले शासक हैं। पहले जो आपका शासक हो गए, या इनको हम बोलते आदि पुरुष भी बोलते हैं, कि चंद्रवंश का जो आदि पुरुष है, चंद्रवंश का आदि पुरुष कौन है? चंद्रवंश का आदि पुरुष आपका सोमचंद है। ठीक है, तो सोमचंद के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सोमचंद क्या था? सोमचंद आपका जो कत्यूरी राजा हैं ब्रह्मदेव, उनके दामाद हैं। वो मैंने आपको स्टोरी उनके बता दी कि ब्रह्मदेव इनसे बड़े खुश हो गए थे, इनकी सूझबूझ, इनके कला कौशल को देख के, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया? पुत्री का विवाह आपका ब्रह्मदेव के साथ करवा दिया। ब्रह्मदेव आपका कहाँ पर था? तो ब्रह्मदेव जो है वो आपका लोहा घाट के पास एक सुई जगह है। ठीक है, सुई में आपका जो सुई राज्य है, सुई मतलब सुई जो आपका राज्य, वहां पर आपका ये क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। उसके बाद उन्होंने आपका इनको दामाद बनाया, और दहेज में उन्होंने क्या दे दिया? दहेज में उन्होंने जो चंपावत आपकी कोतवाली थानी है, कोतवाल थानी, ठीक है, चंपावत कोतवाल छावनी, वो उनको दहेज में दे दी। किसको? आपका सोमचंद को दहेज में दे दी। ठीक है, उसके बाद सोमचंद क्या करते हैं? वहां पर आपका किला बना देते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो सोमचंद है वो सोमचंद कौन है? सोमचंद आपके शिव के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। कन्नौज के जो नरेश हैं, कन्नौज के नरेश के ये क्या हैं? भाई हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं, जो सोमचंद है वो किस प्रकार के आपके राजा थे? तो सोमचंद जो हैं वो आपके एक मांडलिक राजा थे। अब ये मांडलिक राजा क्या होता है? ठीक है, मांडलिक राजा एक स्वतंत्र राजा नहीं होता है, ये किसी के अधीन आपका कार्य कर रहे होते हैं, और उसमें से अपने राज्य में से कुछ कर आपका वो अपने अधिशासी को, अधिशासक को दे देते हैं। तो सोमचंद भी जो हैं वो एक प्रकार के आपके मांडलिक राजा थे। ये नेपाल के जो डोटी मल्ल हैं उनको ये कर देते थे। तो यहाँ पर जो आपको याद करना पड़ेगा कि मांडलिक राजा किसको बोलते हैं?
तो मांडलिक राजा एक ऐसे राजा को बोलते हैं जो किसी अन्य के अधीन अपना शासन चलाते हैं और शासन चलाने के एवज में उनको कुछ कर देते हैं। तो सोमचंद जो हैं वो एक आपके मांडलिक राजा हैं। किसको देते थे? वो नेपाल के जो डोटीमल लोग हैं उनको वो आपका देते थे। अब यहीं से जो डोटीमल हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपका पता लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो डोटीमल का जो पहला आपका शासक मतलब प्रारंभिक शासक जो आपका माना जाता है वो वामदेव है। ठीक है, तो वामदेव ने क्या किया, अपनी ईष्ट देवी जो चंपावती हैं उनके नाम पर अपना जो राजधानी है उसका नाम चंपा रखा। वही बाद में आपका क्या कहलाया? वही बाद में आपका चंपावत कहलाया। या ये कहें कि यहाँ पे जो चंपावती नदी है वो भी इसी का पर्याय आपका मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, जो चंपावत का नाम किस वजह से पड़ा? चंपावती नदी के किनारे या जो ईष्ट देवी चंपावती हैं उनके नाम पर जो नेपाल की ये हैं इन्होंने अपनी राजधानी का नाम आपका चंपा रखा। वही पे धीरे धीरे आपका क्या बन गया? चंपावत बन गया। ठीक है, और इसने आपका जो बहुत सारे आपके और भी इलाके जैसे सालम है, रंगूर, देवनरी, इन सभी को मिलाकर एक आपका क्या किया? पूरे अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें जो पॉइंट हैं वो पॉइंट यहाँ पे याद रखने। लेकिन अब जो मांडलिक राजा हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री बिल्कुल जरूर पढ़ी होगी कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने नेपाल के डोटीमल को आपका कर देने से मना कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे, अगले जो 2-3 लेक्चर आपके बनेंगे वहां पर हम जरूर इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, हमारा जो सोमचंद है, इस सोमचंद का आपका जो शासन व्यवस्था है, सोमचंद की शासन व्यवस्था क्या है? ठीक है, तो सोमचंद ने सबसे पहले आपका क्या बनाया? सबसे पहले एक उसने किला बनाया, जिसको कौन सा किला बोलते हैं? जिसको हम रणबुंगा का किला बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रणबुंगा का किला बोलते हैं। ठीक है, और जो इस समय का काल था उसमें राजमहल को आपका चौमहल बोला जाता है। ठीक है, तो सोमचंद ने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में आपका सोमचंद का किला है, बाकी चारों कोनों पर अलग अलग जो उनके सेनापति हैं उनको उन्होंने क्या किया? किलेदार नियुक्त किया, सेनानायक नियुक्त किया, किलेदार कहेंगे मेनली। ठीक है, उन किलेदारों को नियुक्त किया। उन किलेदारों में कौन कौन से हैं? आपका कार्की लोग हैं, ठीक है, तड़ागी लोग हैं, चौधरी लोग हैं, और आपका कौन है? बोरा लोग हैं। ठीक है, इन लोगों को उन्होंने वहां पे क्या किया? नियुक्त किया। और ये चार के चार कहां से थे? ये चार के चार आपके मूलतः कहां के थे? नेपाल के ही मूलतः थे। और इनको क्या बोला गया? इनको चाराल बोला गया। ठीक है, या इनको ऐसे भी लिखते हैं चार आल। आल मतलब होता है किले, ये उसकी सुरक्षा के लिए हैं। जो सोमचंद आपका बीच में है, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में आपके कार्की, तड़ागी, बोरा, चौधरी, ये बड़े आपके क्या है? बहादुर हैं, मूलतः नेपाल के थे। इनको क्या बोला गया? चाराल बोला गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे जो है वो नोट करना है। फिर थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोमचंद हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? वो बाहरी राजा हैं। तो यहाँ के जो आपके खस राजा थे, ठीक है, उन लोगों को इससे दिक्कत होने लगी। तो सोमचंद ने सबसे पहले आपका जो द्रोणकोट के राजा हैं, ठीक है, द्रोणकोट के आपके जो खस रावत राजा हैं उनको सबसे पहले हराया। किसकी मदद से? कालू तड़ागे की मदद से। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि सोमचंद के आपके सेनानायक किसके मदद से उन्होंने जो द्रोणकोट का राजा है, रावत राजा, द्रोणकोट के राजा को उन्होंने हराया? तो वो आपका कौन है? वो आपका कालू तड़ागी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। चाराल आपने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और शासन व्यवस्था की आगे बात करते हैं। तो इन्होंने यहाँ के लोगों को आपका इकट्ठा करने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए उन्होंने चौथानी ब्राह्मणों की आपने क्या की? चौथानी ब्राह्मणों की आपकी स्थापना की, जिसमें आपके जैसे जो जोशी लोग हैं, तिवाड़ी हैं, पांडे हैं और बिष्ट लोग हैं, इन लोगों को उन्होंने यहाँ पर क्या किया? नियुक्त किया। जैसे जो आपका जोशी हैं इनको दीवान बनाया गया, जो आपके सिमल्टिया के पांडे हैं उनको राजगुरु बनाया गया, जो देवलिया के पांडे हैं उनको आपका पुरोहित बनाया गया, उसके बाद जो बिष्ट हैं उनको कारदार बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। और इनको क्या बोला जाता है? इनको चौथानी ब्राह्मण बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो आपके गांव हैं, ठीक है, उन गांवों में इन्होंने बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की। ठीक है, अपना राजकाज चलाने के लिए, कर इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, बूढ़ा और सयानों की उन्होंने क्या की? नियुक्ति की। और इस समय आपका क्या था? लोकल लेवल पे आपका जो 2-3 आपके थे, जैसे महर लोग हैं या जो फर्तियाल लोग हैं, इन्हीं का आपका क्या चलता था? इन्हीं का राज चलता था। तो इन्होंने इस जो पूरा साम्राज्य है उसको 2 भागों में बांटा, मल्ला और तल्ला वाले हिस्से में बांटा। किसमें बांटा गया? मल्ला धड़ा में और तल्ला धड़ा में बांटा गया। जो मल्ला आपका था वो किसके उसमें गया? वो आपके महर लोगों के पास गया। और जो तल्ला धड़ा है वो किसके पास चला गया? आपका वो फरत्याल लोगों के पास चला गया।
ठीक है। मल्ला जो धड़ा है, दो धड़े बनाए इसने, मल्ला धड़ा और तल्ला धड़ा। मल्ला धड़ा किसके पास गया? महर लोगों के पास। तल्ला धड़ा किसके पास गया? आपका फरतियाल लोगों के पास। और जो कोट के आपके महर हैं उनको इनका सेनापति बनाया गया, और जो डुंगरी के फरतियाल है उनको वहां पर आपका इनका जो इस धड़े का आपका हेड बनाया गया। दोनों धड़े बिल्कुल एक थे। कहा जाता है कि पंडित अपने दोनों हाथों में सोने की अंगूठी लेकर दोनों को एक साथ टीका लगाता था, मतलब उसमें आगे पीछे बिल्कुल नहीं होता कि पहले टीका कौन लगाएगा, तो दोनों को साथ लगाया जाता था। पंडित दोनों हाथों से आपका एक ही साथ दोनों को तिलक लगाता था। ठीक है। और ये प्रश्न भी आपको यहाँ पे याद करना है कि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की? पंचायती राज व्यवस्था आपका सोमचंद ने ही शुरू की है। किसने शुरू की? सोमचंद ने शुरू की है। ठीक है। ये आपको कुछ जो चीजें हैं वो सोमचंद के बारे में आपको याद करनी है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो सोमचंद के बारे में आपने चल लिया, आपने नोट्स बना लिए होंगे, आपको याद करना है, वन लाइनर के फॉर्म में भी आप लिख लें क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सोमचंद का आपका है आत्मचंद। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? सोमचंद का जो है वो आपका आत्मचंद है। उसका पुत्र जो है वो किससे पैदा हुआ? जो उसकी कत्यूरी रानी थी, ब्रह्मदेव की जो पुत्री थी, उससे बेटा पैदा हुआ आपका आत्मचंद। उसके बाद इसने लगभग लगभग आपका 20 साल तक राज किया। फिर आपका जो पूर्णचंद आता है, पूर्णचंद ने आपका राज किया। ठीक है। फिर आपका जो इलाचंद्र आता है, जो पूर्णचंद्र है, अगर हम इसकी बात करें पूर्णचंद के बारे में, तो अजय सिंह रावत जी जो है वो, अजय सिंह रावत कहते हैं कि 1066 से लेके 1084 तक इन्होंने राज किया। जो आपका पूर्णचंद है, ये कौन कहते हैं? ये डॉक्टर अजय रावत कहते हैं। किसके बारे में? पूर्णचंद के बारे में। लेकिन जो आपका बद्रीदत्त पांडे जी हैं, बद्रीदत्त पांडे कितना कहते हैं? 740 और 758 के बीच में इन्होंने राज किया। हमको इस बारे में बिल्कुल भी अभी आगे नहीं जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो आपका इंद्रचंद है, जहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि इंद्रचंद कौन थे? तो इंद्रचंद जो हैं वो आपके पूर्णचंद्र के आपके पुत्र हैं। और जो एटकिंसन है उनके अनुसार जो उत्तराखंड में रेशम उत्पादन है, वो रेशम उत्पादन किसने शुरू करवाया? रेशम उत्पादन आपका इंद्रचंद ने ही आपका क्या किया? इंद्रचंद ने ही आपका रेशम उत्पादन शुरू करवाया। ये अब आया कहां से? ठीक है जी, जो ये है सबसे पहले ये कहां पे जो रेशम उत्पादन है वो चीन में। चीन से वो कहां पे आया? चीन तिब्बत। ठीक है, एक ही चीज है। वहां से आपका नेपाल आया। ठीक है। नेपाल से होते हुए आपका वो चंपावत आया, चंदवंश के पास आया। ठीक है। अब जो ये चंद जो रेशम वाले हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको पटुए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं आपका पटुए। ठीक है, वही लोग करते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो रेशम है वो किसके ऊपर होता है? तो जो रेशम है वो आपका शहतूत के पेट पत्तियों पर आपका मतलब लगता है। ठीक है, उसी से जाले वगैरह बनते हैं, फिर आपका रेशम बनता है, जो रेशम का कीड़ा होता है। ठीक है, शहतूत आपका हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने पटरंग वाली लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है? तो जो पटुए हैं, ठीक है, ये आपके रेशमी यहाँ पे यह वस्त्र बनाते थे, लेकिन इनका कहना था कि अगर कभी झूठी खबर फैला दी जाए तो जो रेशम का रंग है वो पक्का और सुंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे झूठ बोलने की जो यहाँ पे प्रथा थी उसको क्या बोलते हैं? उसको पटरंग वाली बोलते हैं। और जो इंद्रचंद्र था ये खुद बहुत झूठ बोलता था। एक बार ये पूजा कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद इनको अचानक से आपकी हंसी आने लगी। ठीक है, हंसी आने के बाद इन्होंने क्या कहा कि अब मैं आपका कहाँ पे था? मैं अभी दिल्ली के जो शासन है दिल्ली में था, वहां पर नाच गाना हो रहा था और मेरे उससे पांव दब गया था, तो इस तरीके के ना, और हंसने लगे। बाद में पता गया तो बिल्कुल सही निकला। तो इस तरीके की जो झूठ बोलने वाली प्रथा है, ठीक है, तो झूठ बोलने वाली प्रथा वो कौन सी प्रथा है? वो आपकी पटरंग वाली प्रथा है। ये भी आपको याद करना है। प्रश्न बन सकता है कि झूठ बोलने वाली जो प्रथा है, झूठ बोलने वाली प्रथा कौन सी है? तो झूठ बोलने वाली प्रथा आपकी पटरंग वाली प्रथा है। ठीक है। उसके बाद आपका संसार चंद है, सुधा चंद है, हरिचंद है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वीणा चंद यहाँ पे आए। वीणा चंद आपके एक बहुत भोग विलासी आपके राजा थे। ठीक है, और इस समय तक आपका शासन काल पे इनका मन वगैरह लगा नहीं रहता था, ये अपना मौज मस्ती करने में ही आपका रहते थे। तो इसी समय जो आपके खस राजा हैं उन्होंने आपका मौका देखा। ठीक है, और उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया, और उसके बाद लगभग लगभग आपका 200 सालों तक उन्होंने उत्तराखंड पे राज किया। ठीक है, चंदवंश इस टाइम पे बीच में गायब हो गया। ठीक है, 200 सालों तक किसने राज किया? 200 सालों तक आपका जो खस राजा हैं उन लोगों ने यहाँ पर आपका राज किया। फिर धीरे धीरे आपके होते हुए अलग अलग इन्होंने
ये भी अलग अलग आपके बढ़ गए, ठीक है। और इनका तो इलाका जो आपका खस राजाओं का है, कश्मीर से लेके कोट कांगड़ा तक है, कुमाऊं नेपाल, दार्जिलिंग असम, जो आपके खासिया पर्वत हैं उधर विंध्याचल वगैरह में भी ये सारा कुछ आपके फैले हुए थे, ठीक है। लेकिन 200 सालों के बाद धीरे धीरे इनमें भी आपकी कमी हुई, तो यहाँ के कुछ लोग आपका जो इनके रिश्तेदार हैं, ठीक है, संसार चंद के जो रिश्तेदार हैं वीर चंद, उनको आपका लेके आते हैं, नेपाल में थे ये, ठीक है, नेपाल के जो तराई वाले इलाके हैं वहां से इसको लेके आते हैं संसार चंद के रिश्तेदार को, जिनका नाम वीर चंद है, और वो जीत जाते हैं, और उसके बाद वो आपका चंद वंश के फिर से राजा बन जाते हैं, चंद वंश का फिर से दोबारा से शासनकाल हो जाता है। और जो अंतिम राजा जिसको हराया गया था, जो खस राजा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका सौपाल है, ठीक है। फिर आए आपके वीरचंद आए, ठीक है। उसके बाद आपके कौन आते हैं, फिर आपके इनके बारे में डिटेल में पता नहीं है, ठीक है। रूपचंद है, आपको याद भी नहीं करने हैं, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करने। रूपचंद है, लक्ष्मीचंद है, धर्मचंद, कर्मचंद, कल्याणचंद, नामीचंद या निर्भय चंद है। फिर आपका नरचंद, नानकीचंद, रामचंद, भीष्मचंद, मेघचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, ये सारे के यहाँ पे हैं। फिर जो आता है वो आता है थोहरचंद। कौन से नंबर पे, थोहरचंद आपका 23वीं पीढ़ी में आता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनको भी कुछ जो लोग हैं उन्होंने क्या माना है, उन्होंने आपका चंद वंश का संस्थापक माना है, लेकिन ये गलत हो जाता है। ये कौन से नंबर पे आते हैं, ये आपके 23वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कौन आ जाते हैं, उसके बाद आपका कल्याण चंद आ जाते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो कौन है, वो आपका त्रिलोक चंद है। त्रिलोक चंद ने क्या है, थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार अपना किया, और भीमताल में इन्होंने एक आपका किला बनाया, ताकि जो इनका पश्चिम का जो इलाका है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, ठीक है। और इनने आपका जो 12 मंडल, पाली, छकाते तक इन्होंने अपना क्या किया, जो साम्राज्य विस्तार है, वो साम्राज्य विस्तार ने चंपावत से लेके आगे तक ये बढ़ गए। वो कौन है, आपके त्रिलोक चंद है। उसके बाद आपका डमरू चंद आए, फिर धर्मचंद आए, फिर आपके कौन आए, फिर आपके अभय चंद आए, ठीक है। अभय चंद जो आपका ऐसा पहला शासक है जिसके बारे में प्रारंभिक सूचना उसके स्वयं के अभिलेखों से ही मिलती है। इनका जो प्राचीनतम अभी तक का जो आपका अभिलेख है वो 1360 ईस्वी का है, ठीक है। अभय चंद के बारे में जो आपका सबसे पुराना अभिलेख है वो 1360 के आसपास है, ठीक है। और जो इनके बाद में आपके पुत्र आएंगे ज्ञानचंद, ठीक है, इनके जो आपके पुत्र आएंगे जो ज्ञानचंद हैं, ठीक है, उन्होंने अभय चंद के वार्षिक श्राद्ध पर आपका भूमिदान किया था, उसका उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने यहाँ पर आपकी जान ली, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें जो मेनली आपकी हैं वो सोमचंद के बारे में आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में, ठीक है, आज का लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम ज्ञानचंद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 29 नंबर के राजा हैं, 29 नंबर के राजा हैं। टोटल आपके 62 राजा बनेंगे, ठीक है। जो महेंद्र चंद्र आपके हैं, ठीक है, महेंद्र चंद्र आपके 62 नंबर के, ठीक है, महेंद्र चंद्र आपके 62 नंबर के राजा बनेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल 28 तक ही हमने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अब जो आगे आपका जो इनका टाइम पीरियड है वो समय काल की अगर हम बात करें तो इतिहासकारों में धीरे धीरे आपका एक मत होने लगता है, वो हम बाकी आपकी सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप मेहनत कीजिएगा, कोई दिक्कत हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो आपको हमारे नंबर पता ही है। चलिए, तो स्टूडेंट अभी हमने जो यहाँ पे चंद वंश का है इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हमने सोमचंद जो उसके संस्थापक हैं वहाँ से लेके हम जो इनके आपके राजा हैं अभय चंद, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे ज्ञानचंद के बारे में, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो नीलू कठायत है उसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो उस कहानी को आपको जानने के लिए हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको पूरा का पूरा अगर सिलेबस पढ़ना है तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरियों की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।